हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम इंडियन इकोनॉमी शुरू कर चुके हैं और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी एक वीडियो हो चुकी है। तो आज जो फर्स्ट पार्ट की सेकंड वीडियो है तो हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के समय भारतीय विदेशी व्यापार को समझाइए। हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि इस वीडियो के अंत में, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय विदेशी व्यापार को समझाइए। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो चैप्टर है उसमें जो भी बात हुई ना एक पार्टिकुलर टॉपिक को लेके हुई है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारी इकोनॉमी क्या थी, 4 थी, ठीक है। फिर कृषि को कैसे, कृषि की विशेषता क्या थी, फिर हमने उद्योग को देखा था। तो आज एक और सेक्टर बात करेंगे कि स्वतंत्रता के समय जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा विदेशी व्यापार कैसा था। तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आ सकता है पेपर में। तो आंसर है, प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अर्थात ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशी व्यापार की स्थिति को निम्न प्रकार से बताया जा सकता है। मतलब कहने का है कि हमारा जो प्राचीन काल से हमारा जो व्यापार था काफ़ी बेहतर था। पहला क्या, कच्चे माल का निर्यातक तथा निर्मित वस्तुओं का आयातक। तो भारत जो था क्या करता था, कच्चे माल का निर्यातक, कि भारत जो था बड़े पैमाने पर कच्चे माल का मतलब जैसे कि आपका सूत हो गया, ऊन हो गया, गन्ना, इनका बड़े पैमाने पर निर्यात करता। निर्यात का मतलब एक देश से दूसरे देश में कोई चीज़ भेजना। और निर्मित वस्तुओं का आयातक, आयातक का मतलब क्या है, कहीं से निर्मित वस्तुओं को माना। सिंपल सा आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कह सकते हो। तो भारत की कंडीशन पहले ये थी कि निर्यातक था बहुत बड़ा और आयातक था। स्वतंत्रता के दौरान भारत प्राथमिक वस्तुओं जैसे सूती, वून, गन्ना, नील तथा पटसन आदि का निर्यातक बना और ब्रिटिश द्वारा निर्मित वस्तुओं जैसे सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, मशीनरी आदि का आयातक बन गया। तो ये हमारा पहला जो विदेशी व्यापार था कि भारत जो था कच्चे माल का बड़े पैमाने पर निर्यातक था और निर्मित वस्तुओं का आयातक। भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण, जो हमारा विदेशी व्यापार था स्वतंत्रता के दौरान, तो उस समय हमारा जो था विदेशी व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण मतलब मोनोपोली थी। वो देखते हैं मोनोपोली किसकी थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के निर्यात को और आयात पर एकाधिकार बना रखा है। मतलब ब्रिटिश जो सरकार थी, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप उसको ठीक कर लेना। तो ब्रिटिश सरकार ने जो भारत का जितना भी निर्यात होता था और भारत में जितना भी आयात होता था उस पर पूरा जो एक मोनोपोली थी वो ब्रिटिश सरकार ने क्रिएट की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विदेशी व्यापार का आधे से अधिक हिस्सा ब्रिटेन तक ही सीमित था। मतलब कहने का सिंपल सा है कि जो हमारा उस समय जो व्यापार होता था, तो अगर आपसे मैं बताऊं कि 80% जो हमारा व्यापार होता था वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था, जबकि शेष कुछ अन्य देश जैसे चीन और श्रीलंका तक सीमित था। और इसके अलावा जो आपके 20% बचे वो हमारे लगभग बाकी जैसे कि चाइना हो गया आपका और श्रीलंका, इनसे होता था। तो कहने का मतलब क्या था कि हमारे पूरे जो ट्रेड सेक्टर था उस पर पूरे एक तरह से मोनोपोली किसकी थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। और नेक्स्ट पॉइंट है अधिक्य व्यापार शेष। अधिक्य व्यापार शेष का मतलब क्या होता है देखते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारा निर्यात हमारे आयातों से अधिक था, जो अधिक्य व्यापार शेष को व्यक्त करता है। अधिक के निर्यात से प्राप्त राशि को देश की समृद्धि तक विकास के लिए खर्च नहीं किया जाता था, बल्कि ब्रिटिश सरकार अपने युद्ध के खर्चों को भली भांति पूरा करती थी। देखो सिंपल से अगर मैं आपको समझाऊं अधिक्य व्यापार शेष का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अगर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करता है, ठीक है, मान लेते हैं कि इंडिया ने 10 करोड़ का निर्यात किया और 5 करोड़ का आयात किया, तो इससे होता क्या कि हम कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। तो उस समय भारत में अधिक व्यापार शेष था, लेकिन उस समय जो व्यापार शेष मतलब जो हम ज़्यादा व्यापार शेष ज़्यादा निर्यात करते थे, तो निर्यात करने से जो हम कच्चा माल बेचते थे, जो हमें पैसा मिलता था, तो वो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, वो हमारे लिए फिर हमारे देश के विकास के लिए उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी, बल्कि वो सारा पैसा क्या करते थे अपने जो सैनिक होते थे उनके लिए, या फिर जो युद्ध के जो खर्चे होते थे, जो लड़ाई होती थी, उनको पूरा करने के लिए उस पैसों को खर्च किया जाता था। तो ये हमारे लिए, या भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति थी। तो फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचे की स्थिति को समझाइए। हाँ देखो, मैंने आपको फिर कह दिया कि जो चैप्टर हमने टॉपिक वाइज एक पार्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे। अभी इससे पहले हमने जस्ट व्यापार को समझा था, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचे की स्थिति को समझाइए। ये व्यावसायिक ढांचे का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक ढांचे का सीधा सा अर्थ होता है कि काम धंधे करने के तरीके। ठीक है, कि काम धंधे के तरीके करने का उस समय हमारे क्या कंडीशन थी, कैसे लोग काम धंधा करते थे, क्या सिर्फ कृषि से जुड़े हुए थे, फिर कहीं और भी जुड़े हुए थे, तो वो है। व्यावसायिक ढांचे से अभिप्राय भारत की कार्यशील जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में वितरण से है। मतलब कहने का सिंपल से व्यावसायीकरण या फिर व्यावसायिक ढांचे से आप सिंपल से कह सकते हो कि जो जनसंख्या है, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में जो लगी हुई है ना, उससे। पहला आपका पॉइंट है कृषि व्यवसाय का स्रोत। मतलब कि जो व्यवसाय होता था कहाँ पर होता था? कृषि एक व्यवसाय का काम धंधे का स्रोत थी। बिल्कुल, आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग जनसंख्या का 72% भाग कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन के 7.2% लोग कहाँ पर? एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे होते हैं। जबकि विश्व के अन्य उन्नत देशों में जनसंख्या बहुत कम प्रतिशत कृषि पर आश्रित थी। जैसे इंग्लैंड तथा अमेरिका की जनसंख्या 2%, जापान 12% तथा जर्मनी का 4% पर आश्रित थी। अतः इससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब आप यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि बाकी भारत की तुलना में बाकी जो और कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही कम उनका रेशियो रहा है कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर में उन्होंने अपने आप को ज़्यादा वहाँ पर परसेंटेज दिखाई है, परंतु भारत इस चीज़ में सफल नहीं हुआ था। और दूसरा पॉइंट है आपका, और फिर उसके बाद आपका उद्योग भी व्यवसाय का निराशाजनक स्रोत रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब हम आज़ाद हुए थे उस समय भारत की कार्यशील जनसंख्या केवल 10% भाग उद्योगों तथा खनन आदि में लगा हुआ था। मतलब कि जो भारत की जो जनसंख्या थी उसमें सिर्फ 10% ही जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए थे या फिर उद्योग या खनन में लगे हुए थे। इसके विपरीत यूएसए 32%, इंग्लैंड में 42% तथा जापान में 39% जनसंख्या इन क्रियाओं में लगी थी। देखो, ये हमारे लिए थोड़ी सी बुरी बात है, जबकि बाकी देशों के लिए बहुत ही अच्छी है। और लास्ट आपका असंतुलित विकास। उपयुक्त आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के असंतुलित विकास को दर्शाती है। ये सारे भी जो हमने आंकड़े पढ़े हैं तो ये हमारे असंतुलित विकास को दर्शाते हैं। विकास को जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का समान विकास होता है, भारत में द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों का विकास धीमी गति से हुआ, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास को दर्शाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आंकड़े हमें दिखाया गया, तो कहने के सीधा आंकड़े ये जाहिर कर रहे हैं कि जो भारत में सेकेंडरी सेक्टर और जो टेरिटरी सेक्टर था उसका पूरी तरह से बहुत ही अच्छे तरह से वो डेवलप नहीं हुआ था, जिस कारण से हमारा जो व्यावसायिक क्षेत्र की कंडीशन बुरी हो गई थी या फिर उसके बीच में असमानता आ गई थी। तो नेक्स्ट टॉपिक है, और ब्रिटिश शासन के दौरान जनांकीय रूपरेखा की व्याख्या कीजिए। इसी को आप ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ब्रिटिश शासन के दौरान जनसांख्यिकीय रूपरेखा की व्याख्या कीजिए। जनसांख्यिकी का मतलब क्या है? पॉपुलेशन। ठीक है, कि उस समय जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा जो जनसंख्या को लेकर क्या कंडीशन थी, फिर जनसंख्या की क्या रूपरेखा थी, उस चीज़ को देखना है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान करें, आपका जब ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ पर राज करे तब की बात करें क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्रिटिश काल के दौरान जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश का काल था या फिर जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पर बसे हुए थे, ब्रिटिश काल के दौरान भारत की जनसांख्यिकीय रूपरेखा को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय कि 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु से, मतलब कि उस समय जो हम देखेंगे मृत्यु दर जनसंख्या से रिलेटेड है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय कि 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु से है। ब्रिटिश शासन के दौरान यह लगभग 218 प्रति हजार थी। इसकी तुलना में वर्तमान में यह दर 57% हो गई। मतलब सिंपल सा कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो थी कि हमारे जो अगर 1000 बच्चे वहाँ पर उस समय पैदा होते थे तो उसमें से 218 बच्चे क्या होते थे? मर जाते थे।
और वर्तमान में ये दर क्या हो गई 57। तो आप यहाँ पर एक लॉजिक लगा सकते हो कि वहाँ पर लोग इतने 218 क्यों मरते थे। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि वहाँ पर जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, हेल्थ जो मैनेजमेंट वहाँ पर बहुत ही अच्छा नहीं रहा होगा, या फिर जो वहाँ पर उपकरण होंगे, उपकरण जो होते स्वास्थ्य संबंधित जो उपकरण होते वहाँ पर मौजूद नहीं थे। दूसरा आपका है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से अभिप्राय कि एक व्यक्ति के औसत जीवन अवधि से है। ब्रिटिश शासन के दौरान यह 32 वर्ष थी, जबकि वर्तमान में 63 वर्ष होगी। सिंपल सा देखो, जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या, जब ब्रिटिश शासन का राज था तो उस समय जो होती थी कि जो एक व्यक्ति जो एवरेज मतलब औसतन जो होता था 32 वर्ष ही जीता था, औसतन 32 वर्ष। लेकिन वर्तमान में क्या होगा कि ये बढ़कर क्या होगा 63 वर्ष। मतलब 32 वर्ष जीने के पीछे रीज़न क्या था कि भाई उन्हें पौष्टिक मतलब कुपोषण का शिकार होते थे, पौष्टिक आहार नहीं मिलता था, या फिर संतुलित आहार नहीं मिलता था, या फिर वहाँ पर ज़्यादा जो मेडिकल फैसिलिटी होती थी वो नहीं थी। तो जिस कारण क्या था कि वहाँ पर जो ब्रिटिश शासन के दौरान 32 वर्ष तक ही मानी गई थी। और साक्षरता दर, तो साक्षरता दर का मतलब सिंपल से हो गया जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी। साक्षरता दर से अभिप्राय वह लोग जो लिख पढ़ सकते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान यह 16% थी। मतलब भारत में देख लो, ब्रिटिश सरकार जब थी हमारे यहाँ पर, तो जो पढ़े लिखे लोगों के परसेंटेज कितनी, सिर्फ 16% थी, जो सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। तो सिंपल से आप ही समझ सकते हो कि किस चीज़ को दर्शा रही है, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को। इसमें से भी केवल 7% स्त्री साक्षर थी, जो समाज में पाए जाने वाली भेदभाव को संकेत करती। मतलब जो 16% थी उसमें से सिर्फ 7% जो महिलाएं थी, जो इस चीज़ को दिखाता है कि उस समय हमारे समाज में क्या प्रचलित थी, भेदभाव।